मेरे प्रिय विद्यार्थियों, हम लोग पढ़ रहे हैं सर इनकम टैक्स एक्ट 1961। ये एक्ट इम्पोज होता है इनकम पे। इनकम को कमाने के बेटा हमारे पास 5 सोर्सेज हैं जो कि मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। सर पहला सोर्स है इनकम अंडर द हेड सैलरी। मैं सैलरी से इनकम कमाती हूँ, इनकम अंडर द हेड सैलरी। दूसरा है इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। तीसरा है पीजीबीपी प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। चौथा है कैपिटल गेन एंड अगला है लास्ट है अदर सोर्सेज, है ना। तो हमारे पास ना इनकम को कमाने के ये 5 सोर्सेज हैं और हम इन 5 सोर्सेज से इनकम को कमाते हैं। सैलरी में सेक्शन 15 to 17 तक के सेक्शंस कवर होंगे बेटा। एचपी में 22 to 27 तक के सेक्शंस कवर होंगे। पीजीबीपी में 28 to 44 तक के सेक्शंस कवर होंगे। कैपिटल गेन में 45 to सेक्शन 55 तक के सेक्शंस कवर होंगे एंड अदर सोर्सेज में 56 to 59 तक के सेक्शंस को हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले, ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेज, ठीक है। तो ये नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। वेटेज वैसे तो बहुत इंडिविजुअल क्वेश्चंस इस पे बहुत ज़्यादा नहीं बनते हैं। ये जो पहला क्वेश्चन आपका कंप्यूटेशन का होता है कभी कभी उसके साथ पूछते हैं या कभी कभी आपके ऊपर इंडिविजुअल क्वेश्चन भी बनता है। तो मान के चलिए कि 5 नंबर की वेटेज है, इसकी 5 मार्क्स की वेटेज है और इतना आसान से चैप्टर है। सेक्शन 56 to 59 यहाँ पे कवर करने वाले हैं और बहुत आसान है चैप्टर। इससे आसान चैप्टर इनकम टैक्स में पूरा कोई भी नहीं है, सबसे आसान चैप्टर ये है, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं ये अदर सोर्सेज है क्या। देखो, अगर आपने कहीं पे जॉब करी, नौकरी करी और नौकरी से आपको कोई इनकम मिल रही है तो वो इनकम आपकी सैलरी में जाएगी। अगर आपके पास कोई हाउस प्रॉपर्टी और आपने उस हाउस प्रॉपर्टी को लेट आउट किया है तो उससे होने वाली इनकम जाएगी आपकी इनकम अंडर दैट हाउस प्रॉपर्टी चार्जिंग सेक्शन 22। एंड अगर आपने बिजनेस या प्रोफेशन से कोई इनकम ऑप्ट करी तो ये इनकम कमाई तो ये इनकम आपकी पीजीबीपी में जाएगी, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन चार्जिंग सेक्शन 28। एंड अगर आपने किसी कैपिटल एसेट को बेच के कोई इनकम कमाई तो वो जाने वाली है कैपिटल गेन वाले चैप्टर में, ठीक है, चार्जिंग सेक्शन 45। एंड अगर कोई भी इनकम जो इन 4 सोर्सेज में, इन 4 हेड में कवर नहीं हो रही है, वो वाली इनकम कवर होने वाली है इनकम अंडर दैट अदर सोर्सेज में। कोई भी ऐसी इनकम जो ऊपर के 4 हेड में कवर नहीं हो रही है वो अदर सोर्सेज में जाएगी। मैम इसके अलावा कौन कौन सी इनकम अदर सोर्सेज में जाती है, जैसे आपकी इंटरेस्ट इनकम, आपकी डिविडेंड इनकम, गैम्बलिंग इनकम, फैमिली पेंशन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारी। ये हेड बहुत बड़ी है, बहुत वास्ट हेड है। तो ये सारी की सारी इनकम ना यहाँ पे जाने वाली, यानी कि जो ऊपर 4 हेड में कवर ना हो और कोई भी चीज़ जो आपकी इनकम की कैटेगरी में आए लेकिन 4 हेड में कवर नहीं हो रही है वो अदर सोर्सेज में कवर होएगी, ठीक है ना यार। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सर इनकम अंडर दैट अदर सोर्सेज। अब जितनी चीज़ें आपके चैप्टर आपके बुक में हैं, आपके सिलेबस में, मैं आपको उतना कवर करूँगी। चैप्टर बहुत बड़ा है। यहाँ पे बात करते हैं जैसे इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम, लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग से होने वाली इनकम यहाँ पे जाएगी। गिफ्ट, यार गिफ्ट पे तो मैं ऑलरेडी बहुत डिस्कशन कर चुकी हूँ, बहुत डिटेल में हम डिस्कस कर चुके हैं पूरा। मैंने एक चैप्टर अलग से बना रखा है आपकी बुक में एंड बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। फैमिली पेंशन, पेमेंट अंडर कीमन इंश्योरेंस पॉलिसी, फॉरफीचर ऑफ मनी, ओनिंग एंड मेंटेनिंग ऑफ रिसोर्सेज। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान देंगे, जब मैंने आपको पीजीबीपी का चैप्टर पढ़ाया था, तो मैंने वहाँ पे बताया था ओनिंग एंड मेंटेनिंग ऑफ रेस हॉर्सेस, ये सिर्फ और सिर्फ अदर सोर्सेज का पार्ट बनेंगे। ओनिंग एंड मेंटेनिंग ऑफ एनी अदर एनिमल्स, जैसे ओनिंग एंड मेंटेनिंग ऑफ कैमल्स, ओनिंग एंड मेंटेनिंग ऑफ डॉग्स, ओनिंग एंड मेंटेनिंग ऑफ बुल्स, तो ये कहाँ पे जाने वाले, ये पीजीबीपी में। सिर्फ ओनिंग एंड मेंटेनिंग ऑफ रेस हॉर्सेस को हम लोगों ने अदर सोर्सेज की कैटेगरी में रख रखा है, बाकी को हम पीजीबीपी वाली कैटेगरी में लेके जाएंगे, है ना। तो ये बात ध्यान रखना। आपके 2020 के आरटीपी में क्वेश्चन पड़ा हुआ था, मैंने आपकी मैट में वो क्वेश्चन डाल रखा है।
मैंने आप लोगों को वो क्वेश्चन क्लास में करवाया भी है, तो आपको पता है ओनिंग एंड मेंटेनिंग ऑफ रेस हॉर्सेस वो अदर सोर्सेज का पार्ट बनेंगे, ओनिंग एंड मेंटेनिंग ऑफ एनी अदर एनिमल्स वो कहाँ का पार्ट बनेंगे, फॉरफीचर ऑफ एडवांस मनी, अगर आपने किसी चीज़ के रिस्पेक्ट में कोई पैसा लिया एडवांस के तौर पे और बाद में, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपनी एक प्रॉपर्टी बेचना चाहती हूँ, अब प्रॉपर्टी के लिए बायर आया और उसने 5 लाख एडवांस दिए और उसके बाद वो आया ही नहीं, भला आदमी था, तो ये केस में वो इनकम को मैं फॉरफिट कर लेगी, एंड फॉरफिट करेगी तो वो कहाँ पे आने वाला है, अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होएगा, ठीक है। एंड एनी अदर इनकम जो कि ऊपर की 4 हेड में कवर नहीं होती वो यहाँ पे कवर होएगी, ठीक है। तो हम एक एक करके बात करने वाले हैं इन सभी चीज़ों के बारे में, ठीक है। अच्छा, इन इनकम का जो चार्जिंग सेक्शन है वो क्या है, 56 है ना, इंटरेस्ट, गैम्बलिंग, डिविडेंड, फैमिली पेंशन, कीमैन पॉलिसी, ये सभी का चार्जिंग सेक्शन आपका क्या है, 56 है। बट मेरे भाई और बहन एक बात को ध्यान रखना, ओनिंग एंड मेंटेनिंग ऑफ रिसोर्सेज पे मैं थोड़ा सा रुकी हूँ, इसके अलावा गिफ्ट, सभी तरीके के गिफ्ट यहाँ पे नहीं आने वाले। मैंने आपको बताया था कि गिफ्ट को 3 सेक्शन टच करके निकलते हैं, एक तो सेक्शन 17 में, यानी कि सैलरी वाला सेक्शन है ना, चार्जिंग सेक्शन में 15 लिख देती हूँ, एंड दूसरा है 28 एंड तीसरा है 56, ठीक है। गिफ्ट फ्रॉम क्लाइंट ये जाएगा पीजीबीपी में, गिफ्ट फ्रॉम एम्प्लॉयर ये जाएगा सैलरी वाले में, एंड गिफ्ट फ्रॉम रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स ये जाएगा अदर सोर्सेज में, ठीक है। तो गिफ्ट को 3 सेक्शन टच कर रहे हैं, समझ रहा है ये बात को। तो आपको पता है कौन सा गिफ्ट कहाँ लेके जाना है। अगर आप नौकरी कर रहे हो और आपके एम्प्लॉयर से आपको गिफ्ट मिला है तो सैलरी वाले हेड में जाएगा। अगर आप बिजनेस इनकम को कमा रहे हो, जैसे मेरा जो ये प्रोफेशन है ये बिजनेस में जाएगा, मैं पीएल बनाती हूँ, एंड गिफ्ट फ्रॉम रमन मेरा स्टूडेंट है, रमन ने मुझे आईफोन 16 प्रो मैक्स दे दिया गिफ्ट में, है ना, इसका ऑल इंडिया रैंक 1 आया था, तो ये वाला इनकम कहाँ जाने वाला है, अदर सोर्सेज जाएगा। ये लगे कान कीजिए, कहाँ जाएगा, पीजीबीपी में जाएगा यार, समझता है। लेकिन मान लो फॉर एग्जाम्पल हुदा मेरी बेस्ट फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड नाम, और हुदा ने मेरे को आके ना एक गोल्ड की रिंग गिफ्ट कर दी, तो ये गोल्ड की रिंग कहाँ जाने वाली है, अदर सोर्सेज में, समझता है ये बात को। ओके, इसके अलावा मैंने ये वाले टॉपिक पे रुकना है, की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी, सर समझेंगे ध्यान से। अगर मैं बात करती हूँ की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी, बेटा इसको भी 3 सेक्शन टच करके निकलते हैं, एक तो सेक्शन 15, अगर आप किसी संस्था में जॉब कर रहे हो, अगर आप किसी संस्था में जॉब कर रहे हो, और पूरा लेना आधा ले लेते हैं, अगर आप किसी संस्था में जॉब कर रहे हो और जॉब करते करते आप उस ऑर्गेनाइजेशन के केएमपी बन जाते हो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं इस संस्था में नौकरी कर रही हूँ, जॉब कर रही हूँ, बट मैंने इतना अच्छा काम किया है कि मैं आज इस संस्था की केएमपी बन गई, तो मेरे एम्प्लॉयर ने मेरे नाम पे ना की मैनेजर पर्सनल वाली पॉलिसी ले ली। अब पॉलिसी ले ली तो मेरे एम्प्लॉयर ने ली ना, मेरे एम्प्लॉयर ने मेरे लिए एक केएमपी पॉलिसी ली, मैं इस संस्था के केएमपी बन गई, और मेरे एम्प्लॉयर ने मेरे लिए केएमपी पॉलिसी ली। हमें देखो यार, उसको क्या देख रहे हो यार, ज़्यादा सुंदर कौन लग रहा है, हमें देखो ना यार, उसको देखे जा रहे हो यार, क्या है यार उसके अंदर ऐसा यार, इधर फोकस करो यार। क्या कह रही थी मैं, अगर मेरे एम्प्लॉयर ने मेरे लिए केएमपी पॉलिसी ले ली तो केएमपी पॉलिसी का प्रीमियम वो पीएल के डेबिट में डालेंगे, जब पॉलिसी मेच्योर होएगा तो मेच्योरिटी का पैसा कहाँ जाएगा, पीएल के क्रेडिट में जाएगा, और मेरे एम्प्लॉयर ने अगर इसका एक सर्टेन पोर्शन मुझे दे दिया कैश के फॉर्म में तो वो मेरे सैलरी वाले खाते में जाएगा। तो अगर एम्प्लॉयर से मुझे केएमपी का पैसा मिला तो सैलरी वाले स्टेटमेंट में जाएगा, एम्प्लॉयर को मेच्योरिटी में पैसा मिला तो पीएल में जाएगा, यानी कि यहाँ सेक्शन 15 आ गया, ये सेक्शन 28 है। एंड अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल मेरी एक पार्टनरशिप फर्म है, एंड मैं एंड सर क्या है, पार्टनर है, तो मैं एंड सर पार्टनर है और हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हैं, हम दोनों ने एक दूसरे के लिए केएमपी पॉलिसी ली, तो पॉलिसी के प्रीमियम का पैसा डेबिट में डालेंगे, और जब वो पॉलिसी मेच्योर होगी तो पीएल के क्रेडिट में जाएगी, और बाद में ये प्रॉफिट के तौर पे यहाँ रिफ्लेक्ट करेगा, हम इस प्रॉफिट को आपस में बांट लेंगे, समझ रहे हैं, हम इस प्रॉफिट को यहाँ पे बांट लेंगे, आई कहानी समझ में। तो ये 50-50 गया ना, अब ये 50-50 कहाँ जाएगा यार, ये मेरे अदर सोर्सेज में जाएगा, सर के भी अदर सोर्सेज वाले अकाउंट में जाएगा, क्यों, क्योंकि हम लोग ना एम्प्लॉयर है एम्प्लॉई है, हम लोग एम्प्लॉय नहीं है ना, अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय होते तो एक यहाँ जाता और यहाँ रिफ्लेक्ट करता, हम तो पार्टनर्स है ना, एंड पार्टनर्स के बीच में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन नहीं होता है ना, एंड दोनों पार्टनर्स ने प्रीमियम जमा किया है और दोनों के नाम पे पॉलिसी है, और बाद में वो पॉलिसी का पैसा 2 लोगों में बटा,
तो ये मेरे अदर सोर्सेज में और सर के भी अदर सोर्सेज वाले अकाउंट में जाएगा। बोल भाई कहानी समझ में आती क्या? तो केएमपी का भी ट्रीटमेंट 3 जगह देखने को मिल रहा है एंड गिफ्ट का ट्रीटमेंट भी आपको 3 जगह देखने को मिलेगा। समझता है ये बात को? एंड ओनिंग एंड मेंटेनिंग ऑफ रिसोर्सेज कहाँ का पार्ट बनेगा? पक्का? एंड ओनिंग एंड मेंटेनिंग ऑफ कैमल, मतलब आप समझ गया, ठीक है चलो बहुत बढ़िया। अच्छा सुनो, तो सेक्शन 56 जो है वो चार्जिंग सेक्शन है। सेक्शन 56 चार्जिंग सेक्शन है, वो बताता है कि जो ऊपर 4 हेड में कवर नहीं हो रही है वो सेक्शन 56 में कवर होंगी इनकम्स, ठीक है ना। सेक्शन 57 की बात करते हैं यार, सेक्शन 57 की बात करते हैं यार। देखो अगर किसी इनकम को कमाने के लिए हमने कोई एक्सपेंडिचर कर रखा है तो डेफिनेटली वो इनकम नेट कब आती है? जब उसका जो एक्सपेंडिचर है हम लेस कर देते तभी तो आती है ना। तो अगर मैंने अदर सोर्सेज वाली हेड से किसी इनकम को कमाने के लिए कोई एक्सपेंडिचर कर रखा है तो डेफिनेटली मैं ये एक्सपेंडिचर लेस करूंगी और एक्सपेंडिचर लेस करने के बाद जो वैल्यू आएगी ये मेरी नेट इनकम कहलाएगी और ये जाएगी अदर सोर्सेज में। समझता है? तो 56 में चार्जिंग सेक्शन जो कि बताता है कि अगर इंटरेस्ट गैम्बलिंग, डिविडेंड, हॉर्स रेसेस, केएमपी पॉलिसी, फर्म वाला है ना, या एक्सेट्रा एक्सेट्रा, आपने इन हेड से इन सोर्सेज से इनकम कमाई तो वो अदर सोर्सेज का पार्ट बनेंगे। एंड अगर आपने इन इनकम को कमाने के लिए कोई एक्सपेंडिचर कर रखे तो वो हमारे पीएल के एक्सपेंडिचर कर रखे तो सेक्शन 57 में वो क्या हो जाएंगे? डेबिट हो जाएंगे। बोलो कहानी समझ में आती है? अच्छा एक चीज और देखो, पर्सनल एक्सपेंडिचर कभी अलाउ नहीं होते हैं, तो वो ध्यान रखना आप लोग कि आपको सेक्शन 57 में सारे एक्सपेंडिचर इनकम से रिलेटेड अलाउ होंगे, लेकिन आपको कभी भी वो पर्सनल एक्सपेंडिचर को अलाउ नहीं करवाएंगे 57 में, ठीक है। इसके अलावा एक कॉन्सेप्ट है जहाँ पे लॉटरी, बेटिंग एंड गैम्बलिंग से होने वाली इनकम भी तो अदर सोर्सेज का पार्ट बनती है। लॉटरी, बेटिंग एंड गैम्बलिंग से होने वाली इनकम भी अदर सोर्सेज का पार्ट बनती है, तो वो भी हमारे अदर सोर्सेज में जाने वाली है। लेकिन लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग को कमाने के लिए अगर आपने कोई एक्सपेंस वगैरह कर रखे हैं तो उसका खर्चा आपको अलाउ नहीं होता। आई बात समझ में? तो लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग वाली इनकम 58(4) में जाने वाली है और यहाँ पे कह रहे हैं कि 58(4) में हम लोग लिख रहे हैं इसको कैजुअल इनकम। कैजुअल इनकम का मतलब होता है लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग से रिलेटेड इनकम। एंड कैजुअल इनकम में आपको इसके एक्सपेंडिचर भी अलाउ नहीं करवाएंगे और पर्सनल एक्सपेंडिचर तो आपको कभी भी अलाउ नहीं करवाने वाले हैं। बोलो कहानी समझ में आती क्या? समझ रहा है? तो सेक्शन 57 में एक्सपेंडिचर है, सेक्शन 58 में अमाउंट्स नॉट डिडक्टेबल। कौन सी ऐसी अमाउंट है जो डिडक्टेबल नहीं होगी? तो 56 में चार्जिंग सेक्शन जो बताता है कि ये वाली इनकम यहाँ जाने वाली है। 57 एक्सपेंडिचर का पार्ट बनता है, 57 एक्सपेंडिचर का है। 58 में वो एक्सपेंडिचर लिखे हुए जो डिडक्टेबल नहीं है। एंड कौन से एक्सपेंडिचर डिडक्टेबल नहीं है? पर्सनल नेचर के जो एक्सपेंडिचर है वो डिडक्टेबल नहीं है। एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर वो डिडक्टेबल नहीं होते। वो तो कॉमन सेंस है यार ना, कैपिटल एक्सपेंडिचर पे तो आपको डेप्रिसिएशन अलाउ होता है ना, वो तो वैसे अलाउ नहीं होते। तो while computing income, any personal expenses shall not be allowed to be debited and also in case of capital expenditure only depreciation shall be allowed, ठीक है। इसके अलावा आगे कहते हैं no deduction in respect of expenditure or allowances shall be allowed in computing the income by way of winning from lotteries, crossword puzzles, race horses, card games और other games। यानी कि लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग वाली जो इनकम है उसको कमाने के लिए अगर आपने कोई भी एक्सपेंडिचर कर रखे तो वो एक्सपेंडिचर आपको अलाउ नहीं होंगे। क्लियर आप लोगों को ये बात? पक्का पक्का 100% क्लियर। 56 चार्जिंग सेक्शन है, वो बताता है कि कौन कौन सी इनकम 56 में जाने वाली है। 57 एक्सपेंडिचर का है। 58 ऐसे एक्सपेंडिचर या ऐसी चीज़ें जो डिडक्टेबल नहीं है, इनके बारे में बात करता है। 59 बात करता है इफ द एसएससी हैज क्लेम्ड एनी एक्सपेंडिचर व्हाइल कंप्यूटिंग इनकम एंड बाद में वो खर्चा आपको वापस हो जाता है। जैसे मान लो किसी इनकम को कमाने के लिए आपने कुछ खर्चे किए और बाद में वो खर्चे क्या हो गए? आपको वापस हो गए, रिम्बर्स हो गए, तो वो आपकी इनकम मानी जाएगी, ठीक है। यानी 59 में अगेन
वापस फिर के कह रहे हैं इनकम वाली बात. If the SSC has claimed any expenditure while computing income and subsequently he has recovered same amount, the amount so recovered shall be considered to be income of the year in which amount so received. जैसे Mr. X has received a check of 1 lakh being interest from ABC Limited and check was deposited in his bank account and bank ने clearing charges के 1000 रुपीज डिडक्ट कर लिए. बाद में आपकी प्रोफाइल बड़ी अच्छी थी तो बैंक ने वो 1000 रुपीज आपको वापस कर दिए, रिम्बर्स कर दिए. तो बैंक ने जब रिम्बर्स कर दिए तो जिस ईयर रिम्बर्स करेंगे उस ईयर ये आपकी क्या कहलाएगी? इनकम कहलाएगी. बोलो इतनी कहानी समझ में आई? 56 चार्जिंग सेक्शन, 56 एक्सपेंडिचर, 58 एक्सपेंडिचर, 57 एक्सपेंडिचर, 58 एक्सपेंडिचर नॉट डिडक्टेबल एंड 59 अगर कोई रिम्बर्समेंट आप हो जाता है एक्सपेंडिचर का तो वो आपकी अगेन इनकम बन जाएगा. खत्म चैप्टर. हाँ बेटा 59. देखो देखो मेरे लाल, मान लो तुमको मैंने एक 3 लाख रुपए का चेक दिया, तुमने वो बैंक में लगाया. तो जब ये चेक तुम बैंक में लगाओगे तो डेफिनेटली बैंक क्लियरिंग चार्जेस के नाम से आपसे कुछ पैसा काट लेता है. जैसे 3 लाख का 1% पैसा बैंक ने क्लियरिंग चार्जेस के नाम पे डिडक्ट कर लिया. तो इसका मतलब ये 3 लाख की इनकम कमाने के लिए ये 1% का डिडक्शन भी तो झेलना पड़ेगा. तो कितना आएगा? 1% बेटा 3000. और लेकिन बेटा फिर बाद में क्या हुआ? बैंक ने कहा अरे यार ये तो हर्षदीप साहब का है अकाउंट, यार साहब का अकाउंट है यार, अगर तुमने पैसे वैसे काटे अकाउंट बंद कर लिया तो बहुत नुकसान हो जाएगा बैंक का, डिडक्ट वापस कर दो. तो बैंक ने आपको जो खर्चे जो डिडक्ट किए थे वो रिम्बर्स कर दिए. तो रिम्बर्स कर दिए तो वो क्या बन गई? आपकी इनकम ही तो बन गई. मतलब ये खर्चे होने थे इस इनकम को बनाने के लिए, लेकिन ये पैसे आपको वापस हो गए. ये सेक्शन 59 में आ जाएंगे एक्सपेंडिचर रिम्बर्स्ड के नेम से. आई कहानी समझ में? इसमें कोई डाउट हो तो बताओ. बोलो. हाँ अभी बेटा कौन सा बताया था? बेटा देखो मिश्रा जी, मिश्रा जी का एक चेक है जो कि बैंक में लगाना है मिश्रा जी को 3 लाख रुपए का. बैंक ने इस चेक पे अगर इसके क्लियरिंग चार्जेस के नाम से 1% डिडक्ट कर लिए तो कॉमन सेंस से बैंक की सर्विस लेते हो, बैंक सर्विस चार्ज तो लेता है ना. लेकिन क्योंकि तुम उनके बड़े अच्छे कस्टमर हो और तुम्हें वो खोना नहीं चाहते, कहते हैं ऐसा मिश्रा जी का अकाउंट है पैसे वापस कर दो, वरना मिश्रा लोगों में बहुत ईगो होता है, अकाउंट बंद कर दिए कहीं तो बैंक का नुकसान हो जाएगा. तो ये केस में पहले तो बैंक ने तुम्हारे खाते से डेबिट कर लिए, अपने अकाउंट में क्रेडिट कर लिए. बैंक ने कहा नहीं नहीं रिम्बर्स करेंगे, तो वापस तुम्हारे अकाउंट में क्रेडिट कर दिया. तो तुम्हारे अकाउंट में वापस क्रेडिट हुआ तो ये तुम्हारी क्या बनी? कहाँ जाएगी? सेक्शन समझता है? चलो तो प्यारे बच्चों अब एक एक करके सारी बातें करते हैं. सर सुनेंगे ध्यान से. मेरे प्रिय विद्यार्थियों, क्या कहीं मैंने पेंशन की बात करी थी? कहीं करी थी? सैलरी वाले चैप्टर में करी थी? अच्छा कितनी पेंशन बताई थी मैंने? 2 बताई थी. कौन कौन सी? दो बताई थी ना. एम्प्लॉयमेंट पेंशन कहाँ टैक्सेबल होती है? ये सैलरी वाले में होगी, ये सैलरी में होगी तो टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी. ट्रीटमेंट बताऊं या तुम्हें याद है इसका ट्रीटमेंट? याद है? फैमिली पेंशन. अब फैमिली पेंशन का मतलब होता है कि मान लो फॉर एग्जाम्पल कोई
कोई मिस नीना है, नीना, कोई मिस नीना है और वो एबीसी लिमिटेड में जॉब कर रही थी और जॉब करते करते उनकी डेथ हो गई, जॉब करते करते इनकी डेथ हो गई। एंड डेथ के बाद इन्होंने कहा था कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरी जो पेंशन है मेरे रिप्रेजेंटेटिव्स को मिलनी चाहिए। अब अगर ये फैमिली पेंशन मिस नीना की डेथ के बाद इनकी जो फैमिली है वो इनसे मिलने वाली इनकम को एंजॉय करेगी, तो अगर मिस नीना को पेंशन मिलती तो वो एम्प्लॉयमेंट पेंशन कहलाती और सैलरी वाले हेड में टैक्सेबल होती। बट क्योंकि एम्प्लॉय की डेथ हो गई और एम्प्लॉय की डेथ के बाद एबीसी लिमिटेड इनके फैमिली को पेंशन दे रहा है, तो इसका मतलब है ये पेंशन कौन सी है, फैमिली पेंशन है। एंड क्योंकि जहाँ पे एम्प्लॉय और एम्प्लॉय रिलेशनशिप होता है वो वाली इनकम तो यहाँ जाती है। अब एबीसी लिमिटेड और इनके रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच में एम्प्लॉय रिलेशन तो नहीं है ना, मिस नीना और एबीसी लिमिटेड के बीच में था लेकिन इनके बीच में नहीं है। तो ये केस में अगर कंपनी ने इनके रिप्रेजेंटेटिव्स को पेंशन दिया तो ये पेंशन कहलाएगी फैमिली पेंशन। एंड फैमिली पेंशन का ट्रीटमेंट क्या है, थोड़ा सा लॉ यहाँ पे इमोशनल होता है। कहता है फैमिली पेंशन है, एम्प्लॉय की डेथ के बाद उसके फैमिली मेंबर्स को मिल रही है, तो एक काम करते हैं थोड़ा सा यहाँ पे उसको हम लोग एग्जाम्पशन वगैरह देंगे यार, है ना। चलो देखो इधर ध्यान से। अब अगर फैमिली पेंशन किसी को मिल रही है तो मान लो मिस नीना के रिप्रेजेंटेटिव्स को मिली फैमिली पेंशन, तो ये यहाँ गई अदर सोर्सेज में। अच्छा, सेक्शन 57 में यहाँ पे कुछ आपको रिडक्शन दे रहे हैं, एग्जाम्पशन दे रहे हैं। तो सेक्शन 57 में कुछ एग्जाम्पशन है। मैम क्या है एग्जाम्पशन? 1/3 ऑफ पेंशन और 15,000 विच इज लोअर, तो लोअर अमाउंट एग्जेम्प्ट होएगा एंड द डिफरेंस अमाउंट इज, समझा क्या? रमन क्या बताया? चलो एक कोशिश करके दिखाओ इसी बात पे तुम। क्या? अच्छा लिख लो, अरे मेरा बच्चा। लाइव स्टूडेंट वॉल्यूम 1 में बात कर रहे हैं। हो गया एक क्वेश्चन। मिसेस एक्स, विडो ऑफ मिस्टर एक्स, रिसीव पेंशन ऑफ ₹15,000 per month from ABC Limited. ABC Limited
calculate taxable amount of pension. Mrs. X, widow of Mr. X, received family pension. Family pension of rupees 15,000 per month from ABC Limited. तो 15,000 इंटू कितना किया, 12 कितना आया, 1,80,000। अब इसमें देंगे सेक्शन 57 की एग्जेम्पशन, एंड एग्जेम्पशन आएगी 1/3 ऑफ पेंशन। 1,80,000 कितना आया, 60,000 और 15,000, विच एवर इज लोअर। लोअर कितना है, 15,000, तो कितना टैक्सेबल होएगा, 1,65,000। किसने ये नहीं बताया था मुझे, किसी ने हमें ये नहीं बताया अमाउंट, तुम लोग तो कुछ और ही अमाउंट बता रहे थे। हाँ, ये लोग एक 10, एक 15,000 ही बता रही थी, 10,000 बता रही थी। वाहियात औरत। अबे इतना कौन टफ, तुम पहली बार कर रहे हो यार। प्रिय विद्यार्थियों, ये कहानी समझ में आई क्या, तो इसी बात पे एक और करो। थैंक यू। कर लिया नंदू, कितना आया, अच्छा जो कितना आया उधर, 69,000। पक्का लॉक कर दूं, इसमें क्या रॉकेट साइंस, क्या गणित पढ़ रही हो क्या तुम। चलो अब आगे की कहानी करें। अब से ये कहानी क्या है, देखो यार, ये लिखेंगे वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने इसको वेरी इंपॉर्टेंट लिखवाया, और ये जब जब मैंने लिखवाया तब तब आया है एग्जाम में। लिखो वेरी इंपॉर्टेंट इसको। अब ये कहानी क्या है, इसको ध्यान में रखना, क्योंकि भूल जाओगे, क्योंकि इस चैप्टर से कुछ खास रिलेटेड है नहीं। बट ये देखो क्या है यार, मान लो फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, जैसे अभी क्या हुआ रिसेंटली, ये अकबर नगर है, कौन सा अकबरपुर है, अकबर नगर है, अकबर नगर है ना, जहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कंपलसरी एक्विजिशन किया। मतलब कुछ लोगों की प्रॉपर्टीज थी जो अनजेन्युइन थी, कुछ लोगों की प्रॉपर्टीज जेन्युइन थी, उन्होंने प्रॉपर हाउस टैक्स में रजिस्टर करवा के रखा था, बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सबकी प्रॉपर्टीज अल्टीमेटली वहाँ से हटाई। बट ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हटा दिया, उन सबको घर भी मिला है, पता है आप लोगों को, उन सबको घर मिला है, और एक नई जगह पे गवर्नमेंट ने घर दिया, और कॉम्पनसेशन भी बहुत भर भर के दिया। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कभी कभी ऐसा करती है कि अगर मान लो किसी पर्टिकुलर प्लेस को वो कंपलसरी एक्वायर कर लेती है, तो उसके बदले में वो कॉम्पनसेशन देती है। बट क्योंकि कॉम्पनसेशन लेने वाले लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा हो जाती है कभी कभी, क्योंकि जितना बड़ा एरिया वो एक्वायर करेगी उतने ज़्यादा लोगों को कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा। तो सरकार ने, अगर कभी गवर्नमेंट या उसकी सिमिलर एजेंसी किसी पर्टिकुलर लैंड या बिल्डिंग को कंपलसरी एक्वायर करती है, तो उसके बदले में वो कॉम्पनसेशन देती है। लेकिन अगर गवर्नमेंट ने कॉम्पनसेशन दिया है लेकिन रोक के दिया,
तो ऑफ कोर्स गवर्नमेंट जब भी आपका पैसा, जैसे आप गवर्नमेंट का पैसा रोकते हो तो आप भी तो इंटरेस्ट पे करते हो, ठीक वैसे ही अगर गवर्नमेंट ने आपका पैसा रोका तो वो भी तो इंटरेस्ट देगी। अब मान लो फॉर एग्जाम्पल एक हमारे रमन भैया है, रमन भैया का एक घर है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको एक्वायर कर लिया, और एक्वायर करने के बाद इस घर की जो बोली लगी है वो 2 करोड़ की लगी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनको 2 करोड़ का कॉम्पेंसेशन दिया। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनको 2 करोड़ का कॉम्पेंसेशन दिया, तो लेकिन इस कॉम्पेंसेशन को उन्होंने 6 महीने रोक के दिया। अब अगर इसको 6 महीने उन्होंने रोक के दिया तो ये रिस्पेक्ट, हाँ अरे कैसी बातें कर रहे हो यार, 2 करोड़ है देखो, अरे हम गलत लिखे ही नहीं रखते बेटा। 2 करोड़ का कॉम्पेंसेशन दिया लेकिन 6 महीने रोक के। अब 6 महीने रोका तो गवर्नमेंट ने 6 महीने के रेट से इनको इंटरेस्ट दिया। मान लो इस पे ना 10 लाख रुपीस का इंटरेस्ट है जो गवर्नमेंट ने इनको दिया, ज़्यादा हो गया। 2 लाख रुपीस का इंटरेस्ट दिया गवर्नमेंट ने इनको। अच्छा ये जो इंटरेस्ट है ये कहाँ जाएगा बताओ, ये इंटरेस्ट इनकम अदर सोर्स में जाएगा। अच्छा अब मैंने अदर सोर्सेज का स्टेटमेंट बनाया और इसमें लिखा इंटरेस्ट फ्रॉम गवर्नमेंट 2 लाख रुपीस। गवर्नमेंट ने 2 लाख रुपए रोक के दिए ना, तो उसमें इनकी क्या गलती है, उसमें गवर्नमेंट की गलती है। ऊपर 2 लाख रुपए का उसमें इंटरेस्ट बना, उस पर भी तुम टैक्स ले लोगे यार। सरकार ने कहा सुनो एसएससी, एज पर सेक्शन 145B हम आपको देंगे 50% की एग्जाम्शन। बाप रे बाप मैम, 50% की एग्जाम्शन दे दोगे? हाँ 1 लाख रुपीज क्या हो जाएगा, इसमें से लेस करने का मौका दे देंगे, यानी कि 50% अमाउंट पे ही टैक्स लगाएंगे, 50% अमाउंट टैक्स फ्री हो जाएगा। आई कहानी समझ में? तो ये है सेक्शन 145B की कहानी कि अगर 145B के अंतर्गत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अगर आपकी किसी प्रॉपर्टी को कंपल्सरी एक्वायर किया और बाद में उस एक्विजिशन पे जो टैक्स है, जो पेमेंट है वो रोक के करी और उस पर कोई इंटरेस्ट दिया, तो जब भी वो इंटरेस्ट आपको मिलेगा ऑफकोर्स टैक्सेबल तो होएगा, बट उस पर 50% की एग्जाम्पशन मिल जाएगी। समझता है? तो ये कहानी अच्छी है, ध्यान से इसको देखना है ना। किसी बड़े क्वेश्चन में एक छोटा पॉइंट भिड़ा देंगे, और ये प्रोविजन ऐसा है कि मोटा मोटी याद नहीं रहता है ना, इसलिए। चलो तो एक काम करते, एक क्वेश्चन लगवाओगे मैम? हाँ हाँ एग्जाम का क्वेश्चन लगवा दूँ क्या? नहीं नहीं एग्जाम का मत लगाओ, ऐसे ही लगवा दो। अच्छा ठीक है चलो। चलो इलस्ट्रेशन 2 चलो करके दिखाओ फटाक से, जल्दी जल्दी इलस्ट्रेशन 2 करके दिखाओ। ये एग्जाम का ही क्वेश्चन है वैसे, इलस्ट्रेशन ये।
चलो, तो ये सब कुछ, ये इंटरेस्ट तो 6,50,000 का था, बट ये अलग अलग ईयर का था तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये अक्रू अलग अलग ईयर में हुआ था, बट रिसीव आपका इस ईयर में हुआ, तो आपका पूरा का पूरा एक मतलब 50% की एग्जामेशन जिस साल मिला उस साल लग जाएगी, ठीक है। नाउ अब हम मूव करते हैं डिविडेंड इनकम पे, एक एक करके सारी बात करेंगे यार, है ना। डिविडेंड इनकम की बात करेंगे यहाँ पे। सर डिविडेंड जो है ना वो सेक्शन 56 में टैक्सेबल होएगा इनकम टैक्स में, एंड डिविडेंड की बात सेक्शन 123 में करते हैं हम लोग कंपनीज एक्ट में। अच्छा, अब अगर कंपनीज एक्ट की बात करें तो यहाँ पे तो बेसिकली हमारे पास दो ही तरीके के डिविडेंड होते हैं। एक होता हमारे पास फाइनल डिविडेंड और एक होता हमारे पास इंटरिम डिविडेंड, ये दो ही डिविडेंड होते हैं। बट अगर हम इनकम टैक्स की बात करेंगे तो आपको पता है यहाँ पे ना हमारे पास वैरायटीज ऑफ कैटेगरी मिल जाएगी डिविडेंड की। यानी कि डील तो डिविडेंड को 56 कर रहा है, यानी कि अगर आपने किसी शेयर में इन्वेस्ट किया है और उन शेयर से आपको डिविडेंड मिल रहा है तो सेक्शन 56 में टैक्सेबल होएगा। बट जो डिविडेंड की डेफिनेशन है वो इनकम टैक्स के सेक्शन 2 क्लॉज 22 क्लॉज ए बी सी डी और ई में की गई है। यानी इनकम टैक्स में यहाँ पे आपको 5 तरीके के डिविडेंड पढ़ने को मिलेंगे। कंपनीज एक्ट में जहाँ पे हम 2 ही तरीके के डिविडेंड पढ़ते हैं वहाँ पे 5 मिलेंगे यहाँ पे। मतलब यहाँ कंपनी लॉ में बहुत नैरोली डिविडेंड को बताया गया है, पर इनकम टैक्स में डिविडेंड को बहुत वास्ट, बहुत वाइडर मीनिंग को बताया गया है, समझते हैं। तो अब टैक्सेबिलिटी तो ऑफकोर्स आपकी सेक्शन 56 में होने वाली है, बट टैक्सेबिलिटी कैसे कैसे होएगी ये हम सबसे लास्ट में बात करेंगे। पहले एक बार देख लेते हैं टाइप्स ऑफ डिविडेंड कि कौन कौन से डिविडेंड होते हैं, है ना। तो एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले उठाते हैं 2 क्लॉज 22 क्लॉज ए, जिसमें से अब ये पांचों में से ना एक ये वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए और एक ये वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इनका ध्यान में, क्योंकि यहाँ से भी इंडिविजुअल क्वेश्चन बन चुका है और यहाँ से भी 3 से 4 बार आपको इंडिविजुअल क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। और CMA स्टूडेंट, CSE स्टूडेंट्स बहुत बार आप अपना पेपर उठा के देखेंगे, बार बार आपसे 2 क्लॉज 22 क्लॉज ई में क्वेश्चन पूछते ही पूछते हैं। आप पेपर उठा के देखना, आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में MCQs में मिल जाएगा। तो एक अच्छा टॉपिक है जो यहाँ से मिलेगा। 5 तरीके सारे नहीं याद करने, बट ऑफकोर्स आपको 2 तो ये बहुत अच्छे से पढ़ने। अब बात करते हैं सर यहाँ पे, तो द टर्म डिविडेंड हैज अ वेरी लिमिटेड मीनिंग इन द कंपनीज एक्ट, बट इट हैज़ अ वेरी वाइडर मीनिंग अंडर द इनकम टैक्स एक्ट, है ना। अब सबसे पहले बात कर रहे हैं 2 क्लॉज 22 क्लॉज ए। देखो आपको बता दूं, हाँ आपको एक चीज़ बता दूं, हमारे वहाँ पे जो डिविडेंड पे है, आप लोगों ने FM वगैरह पढ़ा होगा, तो डिविडेंड टैक्स है ना, DDT टैक्स जिसको बोलते हैं, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स या CDT टैक्स, कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स। आपको पता है ये 17.472% का लगता था इन द हैंड्स ऑफ कंपनी। अभी तो ऐसा हो गया है कि मतलब पहले ऐसा होता था, जो डिविडेंड होता था ये आपको एक तो मिलता था डोमेस्टिक कंपनी से और एक मिलता था आपको फॉरेन कंपनी से। सर फॉरेन कंपनी का डिविडेंड फुल्ली टैक्सेबल होता था इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर। डोमेस्टिक कंपनी का डिविडेंड अप टू 10, लिखना नहीं अभी, अप टू 10 लाख रुपए तक एग्जेम्प्ट होता था और 10 लाख के ऊपर टैक्सेबल होता था इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर एट द रेट ऑफ 10%। लेकिन 10 लाख तक का जो डिविडेंड है ये कंपनी के हाथ में टैक्सेबल होता था, बट अब ये खत्म हो गया है। ये तो 2022 के पहले की बात थी। अब चाहे डोमेस्टिक कंपनी का डिविडेंड हो चाहे फॉरेन कंपनी का डिविडेंड हो, दोनों का ही डिविडेंड क्या होता है, शेयर होल्डर के हाथ में टैक्सेबल होएगा, समझ रहे हैं, एट द रेट ऑफ 10% से। 10% की रेट से टैक्सेबल है। लेकिन जब कोई कंपनी CDT एंड DDT डिविडेंड, जब कोई कंपनी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती थी तो कंपनी के ऊपर टैक्स की बात करें, अगर एक कंपनी ने कमाई 1000 करोड़ की इनकम, तो आप सबको पता है इस 1000 करोड़ की इनकम पे 30% का तो फ्लैट टैक्स लगता है, फिर इसके ऊपर बेटा सरचार्ज लगता है,
फिर सेस लगता है, और सेस के बाद जो प्रॉफिट बचता है, अगर कंपनी इसको डिविडेंड के तौर पे बांटती थी तो कंपनी के ऊपर 17.472% का टैक्स लगता था। यानी कि मान लो फॉर एग्जाम्पल इस 1000 करोड़ में से कंपनी ने 500 करोड़ का डिविडेंड बांटा, तो 500 करोड़ पे 17.472% का टैक्स लग जाएगा। तो जब इतना टैक्स लगाओगे यार तो चोरी करने का मन नहीं करेगा यार, यार सब कुछ तो टैक्स ही हो जा रहा है यार। तो कंपनी कहती है 500 करोड़ का 17.472% तो बहुत ज़्यादा अमाउंट है। शेयर होल्डर एक काम करते हैं, हम ना तुम्हें डिविडेंड अनाउंस नहीं करेंगे, क्योंकि सारा लफड़ा किसमें था, डिविडेंड को अनाउंस करने में था। जैसे ही कंपनी डिविडेंड अनाउंस, जनरल मीटिंग बुलाएगी, डिविडेंड अनाउंस करेगी, और बेटा वो बालकनी में बैठ के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट देख रहा होता था, ओ डिविडेंड अनाउंस किया है, कितना, 500 करोड़ का, लाओ टैक्स। सबसे पहले सरकार अपना टैक्स ले जाती थी। तो कंपनी को लगा यार देखो जब कुछ भी हो जाए ना, कभी सरकार मदद करने आएगी या नहीं करने आएगी, लेकिन टैक्स लेने पहले आ जाती है। तो इन्होंने कहा कि अब हम तुम लोगों को बुलाएंगे, लेकिन जनरल मीटिंग के नाम से नहीं बुलाएंगे। कंपनी ने एक कैजुअल मीटिंग कर ली, कंपनी ने एक कैजुअल मीटिंग करी, और उस कैजुअल मीटिंग में अपने लोगों को बुलाया और कहा कि देखो अगर हम डिविडेंड अनाउंस करेंगे तो हमें सरकार को टैक्स देना पड़ेगा, इससे अच्छा एक काम करते हैं, टैक्स नहीं देते और ये नहीं कहते हैं कि हम डिविडेंड अनाउंस कर रहे हैं, हम तुम्हें चुप्पे से दे देते हैं डिविडेंड कैश के फॉर्म में। या रमन भैया 10 लाख का डिविडेंड मिलेगा तो क्या करोगे, कार लूँगा। तो भैया ऐसा करते तुमको कार ही दे देते हैं। तुम क्या लोगी, मैम पिस्तौल लेनी है, तुम्हें पिस्तौल दे देते हैं यार। तो एक काम, क्या करना, बेकरी खोलनी है, चलो खुलवा देते हैं। तो कैश या काइंड के फॉर्म में तुमको पैसा दे दिया, समझ गए। डिविडेंड अनाउंस नहीं किया, डिविडेंड अनाउंस नहीं किया। सर कंपनी ने अपने मेंबर्स को कैश में या काइंड में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया पैसा। सरकार ने कहा अच्छा, अब कंपनी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रही है। सरकार कहते क्या बात है यार, ये कंपनी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रही है, खा लो नोच लो। वाहियात औरत, पता नहीं तुम लोग क्या मिलता है नाखून खाने में, इतना गंदा होता है, छी। कंपनी डिविडेंड, अब तो सरकार को क्या लग रहा है, ये कंपनी डिविडेंड नहीं डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। अच्छा डिविडेंड नहीं डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, मेंबर्स भी हल्ला नहीं मचा रहे, 2 साल हो गए 3 साल हो गए कंपनी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रही है, और मेंबर्स भी चुप है, और मेंबर से जिससे बात करो एकदम खुश है, आखिर में हो क्या रहा है। तब सरकार ने देखा अच्छा तो बेटा ये हो रहा है, जनरल मीटिंग में डिविडेंड अनाउंस नहीं कर रहे हो, चुप्पे से बुला के कैश के फॉर्म में या काइंड के फॉर्म में तुम बेटा उनको गिफ्ट दे रहे हो या कैश दे रहे हो। तो सरकार ने कहा अच्छा ऐसा है, ये हुआ, एक काम करो सुनो, लिखो 2 क्लॉज 22 क्लॉज ए में डिविडेंड क्या है। सरकार ने डिविडेंड लिखा, क्या है डिविडेंड, इफ एनी कंपनी हैज डिस्ट्रीब्यूटेड any amounts to its shareholder either in cash or in kind it will be considered to be dividend but only to the extent to the accumulated profit। मतलब 2 क्लॉज 22 क्लॉज ए में इन्होंने एक प्रोविजन बना दिया, कंपनी ना अपने डिविडेंड टैक्स को बचाने के लिए ये इन्होंने करना स्टार्ट किया। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा तो बेटा देखो, और है भी यार देखो, बाप बाप होता है और बेटा बेटा होता है, और इनकम टैक्स बेटा बाप है, और बाप बाप रहेगा और बेटा बेटा रहेगा, तुम उनसे उनसे ऊपर होकर नहीं जा सकते। तुमने चुप्पे चुप्पे टैक्स दिया, चुप्पे चुप्पे डिविडेंड दिया, इन्होंने कहा वो चुप्पे चुप्पे टैक्सेबल। समझ रहे बात को यार। तो अगर किसी कंपनी ने अपने शेयर होल्डर को कैश या काइंड में कोई भी चीज डिस्ट्रीब्यूट करी बट एक्सटेंड टू द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, तो वो क्या कहलाएगा, डिविडेंड कहलाएगा। आई कहानी समझ में। मैम ये एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट क्या है, जो आपके जनरल रिजर्व फ्री रिजर्व्स होते हैं यही तो आपके एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होते हैं। एंड कंपनी अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से सर्टेन सम ऑफ मनी निकाल के ये रखती है फ्यूचर कंटिजेंसीज के लिए।
तो ये आपके क्या कहलाते हैं, प्रॉफिट, ये फ्री रिजर्व या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट कहलाते हैं। अगर कोई कंटिजेंसी हुई तो हम इनको यूज़ करते हैं, और अगर कोई कंटिजेंसी नहीं हुई तो अल्टीमेटली ये जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है ये किसका है, शेयर होल्डर का है। शेयर होल्डर का है। अल्टीमेटली कभी कंपनी का लिक्विडेशन होता है या वाइंडिंग अप होता है तो कंपनी क्या हो जाएगी, कंपनी जब बंद होएगी तो जितना एसेट है, लाइबिलिटीज को मिट आउट करने के बाद जो भी पैसा है वो किसको देंगे, तो सारा एक्यूमुलेट प्रॉफिट उन्हीं का जाएगा। तो इसलिए कहते हैं जितना पैसा एक्यूमुलेट प्रॉफिट में है उतने तक का जो पैसा है हम मानेंगे ये क्या है, डिविडेंड है। फॉर एग्जाम्पल कंपनी के एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में मान लो 20 लाख रुपए पड़ा हुआ है, और एक कंपनी ने अपने शेयर होल्डर मिस्टर एक्स, जिनकी इस कंपनी में होल्डिंग है 10% की, इनको 5 लाख रुपए कैश के फॉर्म में दे दिए। अब 5 लाख कैश के फॉर्म में दिए तो मिस्टर एक्स की अगर इसमें होल्डिंग 10% की है, और अगर ये कंपनी की एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, तो मिस्टर एक्स की इन एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में कितनी होल्डिंग है, 10% कितना आएगा, 2 लाख। तो कंपनी ने कैश कितना दिया, 5 लाख, तो कैश 5 लाख दिया तो 2 लाख तक हम मानेंगे ये क्या है, डिविडेंड है, और 3 लाख को हम डिविडेंड नहीं मानेंगे, है ना। समझ रहे बात को। तो 2 लाख इनका क्या कहलाएगा, डिविडेंड कहलाएगा। देखो फिर से देख लो, कंपनी के पास एक्यूमुलेट प्रॉफिट है 20 लाख के, मिस्टर एक्स जिनकी होल्डिंग इस कंपनी में कितनी है, 10% है। तो अगर कल को इस कंपनी का वाइंडिंग अप होता है तो मिस्टर एक्स को एक्यूमुलेट प्रॉफिट में कितना पैसा मिलेगा, 2 लाख मिलेगा। 20 लाख का 10%, 2 लाख। कंपनी ने इनको 5 लाख रुपए डिस्ट्रीब्यूट किए कैश के फॉर्म में, तो सरकार कहती है कि इस 5 लाख का, अब 2 लाख का 2 लाख का प्रॉफिट है इन मिस्टर एक्स का इस कंपनी में, तो 2 लाख तक का क्या मानेंगे, डिविडेंड। 3 लाख डिविडेंड नहीं मानेंगे, लेकिन 2 लाख डिविडेंड मानेंगे और उस पर डिविडेंड टैक्स लेंगे। आई कहानी समझ में है। इसी में अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल 1 लाख रुपए कैश के फॉर्म में दिया होता, तो 1 लाख रुपए पूरा का पूरा हम डिविडेंड मानते हैं इसको, क्योंकि 2 लाख तक ही हम डिविडेंड मान सकते हैं। आई कहानी समझ में। 2 क्लॉज 22 क्लॉज बी, ये क्या कहते हैं, ये कह रहे हैं, देखो हमसे पूछो, कोई बताओ, पूछो बेटा। नहीं नहीं, वो उनकी इनकम होएगी, अब किस फॉर्म में दिया वो उनको बताना पड़ेगा ना, किस फॉर्म में इनको दिया है, ठीक है। मतलब अभी हम तो डिविडेंड बता रहे हैं, क्या चीज डिविडेंड है वो भी होएगी उनकी इनकम ही, है ना। बट अभी सिर्फ एक्सटेंड होता है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट हम डिविडेंड मान रहे हैं, वो भी इनकम है। आप अगर कंपनी को दे रहे हो भाई, अपने मेंबर को दे रहे हो, तो हम गिफ्ट ट्रेड करेंगे, हम अदर सोर्स में लेके जाएंगे। लेकिन डिविडेंड टैक्स के लिए हम किस पे डिविडेंड टैक्स लेंगे, तो डिविडेंड टैक्स हम 2 लाख पे लेंगे, समझते हैं। क्योंकि सारा लोचा लफड़ा डिविडेंड टैक्स का है, क्योंकि डिविडेंड टैक्स हाई है, ज़्यादा है। अब आगे बात करते हैं सर। अच्छा एक बात बताओ यार, क्या कंपनी बोनस शेयर इशू करती है? अच्छा बोनस किसको इशू होता है, एज पर सेक्शन 63 ऑफ द कंपनीज एक्ट, बोनस किसको इशू करती है कंपनी, इक्विटी को करती है या प्रेफरेंस होल्डर को करती है? बोनस किसको होता है इशू, इक्विटी को ना। भाई इनके तो अपने प्रायोरिटी राइट है ना डिविडेंड की, ये तो डिविडेंड ले जाएंगे, तो इक्विटी का ही तो पैसा है, तो कंपनी कहती है भाई बोनस क्या होता है, बोनस ये होता है कि मान लो कंपनी के पास 500 करोड़ के प्रॉफिट हुए, अब कंपनी को इसी में से तुम्हें डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना है। कंपनी चाहती है कि हम तुम्हें डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट ना करें, कम मार्केट में बूम चल रहा है, अगर हम इस पैसे को मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, कर देते हैं, तो नियर फ्यूचर में बहुत पैसा कमाएंगे। तो कंपनी आप लोगों को बुलाती है और आपसे पूछती है कि बच्चों ये बताओ, अगर ये पैसा हम इन्वेस्ट कर दे और तुम्हें इस साल डिविडेंड ना दे तो कोई दिक्कत है? तुम कहते हो हाँ दिक्कत है। तुमको क्या लगा, तुम कहोगे नहीं दिक्कत है? भाई तुम्हारा कंपनी पैसा आज नहीं दे रही है, कंपनी तुमको पैसा आज नहीं दी, तुमको दिक्कत होगी। कंपनी कहती है अच्छा हल्ला मत मचाओ, शोर मत मचाओ, ठीक है हम डिविडेंड नहीं देंगे, लेकिन जितनी वैल्यू को डिविडेंड दे रहे हैं उतने वैल्यू के हम क्या देंगे तुम्हें, हम शेयर्स दे देंगे, बोनस शेयर। तो जब कंपनी अपने ही
प्रॉफिट्स को एक्यूमुलेट करती है। जब कंपनी अपने प्रॉफिट्स को एक्यूमुलेट करती है तो एक्यूमुलेशन के टाइम पे वो देती है आपको बोनस है। तुम बेटा कट्टम पिट्टम खेल रहे हो विनायक, उसकी कॉपी में क्या कर रहे थे? हाँ, हमने तुम्हें देखा, तुमने ऐसे ऐसे किया और ऐसे ऐसे किया। तो क्या कर रही है कंपनी? अगर जब भी अपने प्रॉफिट को कैपिटलाइज करती है, जब भी कोई कंपनी अपने प्रॉफिट को कैपिटलाइज करती है तो अपने मेंबर्स का मुंह बंद कराने के लिए वो बोनस इशू करती है। बट यार बोनस जो होता है ना वो इक्विटी को इशू होता है, प्रेफरेंस को नहीं होता है ना बच्चों? लेकिन अगर कभी कंपनी प्रेफरेंस होल्डर को अगर बोनस दे दे तो तुम्हारे दिमाग की बत्ती जलेगी? बोलो जलेगी कि नहीं जलेगी? जलेगी बेटा। बल्ब है ये बल्ब में रेड लाइट जल रही है। कंपनी ने बल्ब कैसे बनाते हैं यार? अबे ऐसे तो होता है बल्ब यार। जान रहे यार, ये बत्ती जल रही है, ये बत्ती जल रही है, बत्ती जल रही है। अरे जैसे करने दो यार, करने दो यार, कौन से आगे नहीं चल रहा? तो प्रेफरेंस होल्डर को दिया तो बत्ती कौन है चल रही? क्वेश्चन मार्क वाली। अरे क्या हो क्या रहा है? कंपनी प्रेफरेंस होल्डर को बोनस दे रही है तो कह रहे हैं हाँ भैया हमारे पास पैसे नहीं है, प्रेफरेंस होल्डर को बोनस दे रहे हैं यार। लेकिन अब देखो है क्या, एक्चुअली कंपनी बोनस के फॉर्म में वो क्या कर रही है? डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, क्योंकि जब प्रेफरेंस को भी डिविडेंड देगी तो उस पर भी डीडीटी लगेगा। तो कंपनी ने इनको ना कैश के फॉर्म में ना देके शेयर के फॉर्म में दे दिया और बाद में कहा कि ये शेयर को लेके आना, पैसे दे देंगे। तो मतलब सीधी तरीके से डिविडेंड देगी नहीं, मतलब पैसा अल्टीमेटली इनको पैसा तो देना है। तो इन्होंने कहा एक काम करो, यहाँ से शेयर लेके आओ, पैसे रिलीज कर देंगे, समझ रहे? दूसरे रास्ते से। तो लॉ ने कहा अच्छा ऐसा क्या? फिर हम कह रहे बेटा बाप बाप होता है और बेटा बेटा होता है। अब इनकम टैक्स में प्रावधान लिखा नहीं था तो इनकम टैक्स ने कहा एक काम करो, लिखो। क्या लिखे साहब? 2 clause 22 clause B। अच्छा क्या? If any company has issued bonus share to the equity shareholder, it will not be considered to be dividend. But if bonus share have been issued to the preference shareholder, it will be considered to be dividend, but to the extent of accumulated profit, whether capitalized or not. For the market value of the bonus share shall be taken into consideration, और उस पे हम लोग क्या करेंगे? टैक्स लगाएंगे। बोलो कहानी समझ में आई क्या? समझते ही मत को? तो 2 clause 22 clause A ये इक्विटी होल्डर के बारे में बात कर रहा है, कैश या काइंड दिया तो मानेंगे ये क्या डिविडेंड है। एंड 2 clause 22 clause B ये कहता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर को बोनस दिया तो हम एक्सटेंड टू द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट हम उसको डिविडेंड मानेंगे। आगे की कहानी 2 clause 22 clause C। 2 clause 22 clause C। देखो एक कंपनी कितना गिर गई, कितना गिर गई। अब नीचे नहीं, यहाँ देखोगे कितना गिर गई। नीचे देख रही है यार, अजीब औरत है यार, वो स्त्री है। आ जाओ देखो 2 clause 22 clause C कहता है कि अच्छा देखो होता क्या था, अगर कंपनी सीधी तरीके से डिविडेंड देगी तो डिविडेंड टैक्स लगता था। अब कंपनी ये तो चाहती है कि अपने मेंबर को हम डिविडेंड दें, लेकिन डायरेक्ट देंगे टैक्स लग जाएगा। तो कंपनी का अच्छा ऐसा है, तो ABC लिमिटेड ने क्या किया बेटा, कंपनी का वाइंडिंग अप करवा दिया। कंपनी का वाइंडिंग अप करवा दिया मतलब डिविडेंड देने के लिए किस स्तर तक कंपनी गिरी? वाइंडिंग अप करवा दिया। और वाइंडिंग अप के बाद क्या होता है? वाइंडिंग अप में होता क्या है? एसेट बिकती है, लाइबिलिटीज मिट आउट होती है, उसके बाद जो पैसा बचता है वो किसको जाता है? शेयर होल्डर को जाता है। और बेटा वाइंडिंग अप करवा के कंपनी को, कंपनी का जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट था वो बांट दिया किसमें? मेंबर्स में। सरकार ने कहा अच्छा तुम इतना गिर गई हो,
तो सुनो, लिखो, क्या लिखे साहब, लिखो 2 क्लॉज 22 क्लॉज सी कि अगर कोई कंपनी एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन या वाइंडिंग अप अपने इक्विटी होल्डर को कोई भी पैसा ट्रांसफर करती है एक्सटेंड टू द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, हम इसको डिविडेंड मानेंगे। फिर से देखो, अगर कोई कंपनी लिक्विडेशन या वाइंडिंग अप के टाइम पे अपने एग्जिस्टिंग मेंबर को कोई कैश या काइंड में यानी कोई एसेट वगैरह ट्रांसफर करती है तो एक्सटेंड टू द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट हम इसको डिविडेंड मानेंगे और डीडीटी लेंगे। मैम फॉर एग्जाम्पल देखो, एक कंपनी है ABC लिमिटेड, इस कंपनी का वाइंडिंग अप हो गया, सभी लाइबिलिटीज को मिट आउट करने के बाद इसके पास जो एसेट बची वो 8 लाख रुपए की बची। मान लेते हैं कि एग्जांपल ले रहे हैं, कंपनी का वाइंडिंग अप हो गया, वाइंडिंग अप के बाद सभी खर्चों को मिट आउट करने के बाद कंपनी के पास टोटल एसेट बची वो 8 लाख की। कंपनी में टोटल शेयर होल्डर्स थे, शेयर्स, टोटल जो शेयर्स कंपनी ने इशू किए थे वो 1 लाख शेयर किए थे, यानी कंपनी के 1 लाख शेयर्स थे जो इशूड थे। एक मिस्टर एक्स थे जिनकी होल्डिंग कंपनी में 10% की है। अच्छा, कंपनी के पास जो टोटल एसेट बची थी वो 8 लाख की थी, टोटल नंबर ऑफ शेयर इशूड 1 लाख रुपए के थे। एक मिस्टर एक्स है जिनकी होल्डिंग इस कंपनी में 10% की है। अब इस 8 लाख में बेटा दो बातें हैं, 3.5 लाख रुपए का जो अमाउंट है वो बेटा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, रिमेनिंग अदर एसेट है। ठीक है, ये पूरा डेटा है, एक बार देख लो। ABC लिमिटेड है, ये इसका वाइंडिंग अप हो गया, वाइंडिंग अप के बाद कंपनी के पास 8 लाख रुपए की कंपनी के पास एसेट बची है, उसमें से 3.5 लाख रुपए का क्या है, इसमें एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है और रिमेनिंग जो है वो क्या है, एसेट है। कंपनी की टोटल शेयर इशूड कितने, 1 लाख रुपए के, एंड मिस्टर एक्स है जिनकी होल्डिंग इसमें 10% की है। और अब मिस्टर एक्स के रिस्पेक्ट में निकालना है कि अगर कंपनी ये पैसा बांटती है तो कितना डिविडेंड एक्स के हाथ में जाएगा। जरा देखो, अगर कंपनी के पास 8 लाख रुपए हैं तो कितनों में बटेंगे, 1 लाख में बटेंगे। भाई 1 लाख अगर शेयर्स इशू है तो 1 लाख में बटेंगे ना। मिस्टर एक्स की होल्डिंग कितनी है, 10%, 1 लाख का 10% कितना है, 10%। जरा बताओ मिस्टर एक्स खाते में कितना आएगा, हाँ? तो मिस्टर एक्स की अगर होल्डिंग है 10% की तो मिस्टर एक्स के हाथ में कितना आया, 80,000, यानी मिस्टर एक्स की होल्डिंग 10% की तो मिस्टर एक्स के हाथ में आएगा 80,000। अच्छा, अब बेटा इस 80,000 में यानी कि कंपनी ने लिक्विडेशन के टाइम पे मिस्टर एक्स को 80,000 रुपए ट्रांसफर किए। अब इस 80,000 में कितना है ये एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और कितना है ये है, देखो यार ध्यान से। अगर हम इसको यहाँ पे देखें तो 3,50,000 रुपए का क्या है इसमें, ये अब 3,50,000 भी तो 1 लाख में बटना था, कितना आएगा बेटा ये 35,000। इसका मतलब है इस 80,000 में ये इंक्लूड होगा ना, तो 80,000 में 35,000 रुपए जो है वो क्या है डिविडेंड। रिमेनिंग कितना बचा, ये क्या है, ये एसेट ट्रांसफर हुई। अगर ये एसेट ट्रांसफर हुई हैं तो ये कैपिटल गेन वाले चैप्टर में जाएगा, और अगर ये डिविडेंड है तो ये अदर सोर्सेस जाएगा। कुछ कोई डाउट हो तो उसमें पूछो, कोई डाउट हो तो।
कोई डाउट हो तो पूछो, वरना मैं कराएगी एक क्वेश्चन, मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन देना चाहेगी। हो गया, कोई डाउट नहीं है, कोई डाउट नहीं है, बेझिझक पूछो यार, कोई दिक्कत की बात नहीं है यार। पहली बार में हमें समझ में कैसे समझ में आ गया है, हमको समझ में आया नहीं था पहली बार में। मैं जब छोटी बच्ची थी, जब मैंने पढ़ा तो मुझे समझ में नहीं आया पहली बार में। मैंने कहा भाई जो क्या हो रहा है हमारे साथ, हाँ क्या कह रहे हो? नहीं कुछ तो कहा तुमने भी। आया मुस्कान समझ में? चलो फिर प्यारे बच्चे कह रहे समझ में आया तो एक क्वेश्चन देते हैं प्यारे बच्चों को। चलो करके दिखाओ फटाक से। ये एग्जाम्पल है, ये करो, इसके बाद एक और देंगे। हो गया, आ गया लड़कियों। तो क्वेश्चन में कह रहे हैं कि एबीसी लिमिटेड के पास 1 लाख इक्विटी शेयर है, 10 ईच, एंड कंपनी गोज इनटू लिक्विडेशन एंड कंपनी हैज नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल अमाउंट ऑफ 60 लाख, ठीक है, एंड आफ्टर डिस्चार्जिंग ऑल द लाइबिलिटीज एंड इंक्लूड्स एक्यूमुलेट प्रॉफिट 20 लाख, ठीक है। तो अपने को सिंपल, अपने को पता है सब यार, 60 लाख का कंपनी का एसेट है टोटल डिस्ट्रीब्यूटेबल, और इसमें ये कह रहे हैं कि ये बटेगा किसमें, 1 लाख लोगों में, एंड मिस्टर एक्स होंगे कोई पक्का। मिस्टर एक्स से जिनकी होल्डिंग कितनी है, 10,000 है, तो मिस्टर एक्स के खाते में यार ये गया कितना, 6 लाख, ठीक है। अब 6 लाख मिलेगा, अब इस 6 लाख में लेकिन ये कह रहे हैं कि इसमें
एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट भी है और एसेट भी होंगे यार। तो एक्यूमुलेट प्रॉफिट तो 20 लाख दिख रहा है, तो अगर 20 लाख के हिस्से से निकालें तो इसके दो टुकड़े होंगे। एक तो 2 लाख रुपए, यानी कि ये कुछ ऐसे निकलेगा 20 लाख, 20 लाख डिवाइडेड बाई 1 लाख इंटू 10,000। तो इसमें एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का जो हिस्सा आएगा वो 2 लाख आएगा, और 4 लाख 40 लाख डिवाइडेड बाई 1 लाख गुणे 10,000, ये आएगा 4 लाख रुपीज़। ये एसेट कहलाएगा और इसका ट्रीटमेंट कैपिटल गेन में करेंगे। ये डिविडेंड कहलाएगा, इसका ट्रीटमेंट अदर सोर्सेज में करेंगे। बोलो कहानी समझ में आई क्या? एक क्वेश्चन है मेरे पास, और वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं चाहती हूँ कि वो तुम लोग लगाओ। आ जाओ। तो इसमें किसी को कोई डाउट नहीं आया है ना? चलो आओ। तो कितने सेक्शन हो गए यार हमारे? 2 क्लॉज 22 क्लॉज ए हो गया है, बी भी हो गया और सी भी हो गया। ना मूव करते हैं 2 क्लॉज 22 क्लॉज डी पे।
अब ये क्या कहानी है? फिर से वही बात आ गई कि अगर कंपनी ने डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट किया डायरेक्टली तो उसके ऊपर टैक्स लगता था। तो ये रिस्पेक्ट में कंपनी ने कहा ऐसा है, कैश में बांटा तो तुमने टैक्स लगा दिया, फिर काइंड में दिया तब भी टैक्स लग गया, बोनस दिया इक्विटी को प्रेफरेंस को तब भी लगा दिया, लिक्विडेट करवाए तब भी टैक्स लगा दिया। मतलब चोर क्या कर रहा है, ताले खोलने की कोशिश कर रहा है, पुलिस ताले बदल रही है ना। अब इन्होंने कहा ऐसा है, ठीक है, तुम कह रहे हो कि कंपनी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करे इन माध्यम से, नहीं करेंगे ये चीज़ें। अब मान लो फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, उसके कंपनी में उसने 1 लाख शेयर इशू किए, और एक मिस्टर एक्स है जिन्होंने 100 शेयर परचेज किए एट द रेट ऑफ 100, यानी कि मिस्टर एक्स ने 10,000 रुपये के शेयर परचेज किए। अब अगर कंपनी को मिस्टर एक्स को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना है तो डायरेक्टली टैक्स लग रहा है, बड़ी समस्या आ रही है। तो कंपनी ने कहा ऐसा एक काम करते हैं, इन कंपनीज एक्ट का सहारा लेते हैं। एंड कंपनीज एक्ट में एक सेक्शन है, सेक्शन 66, किसी को पता है? अब तो सबको पता चल गया। रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। एंड रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल में क्या होता है कि मान लो मिस्टर एक्स है, इन्होंने 100 शेयर 100 रुपए की रेट से परचेज किया, तो रिडक्शन में कभी कभी कंपनी के पास जब ज़्यादा प्रॉफिट्स आ जाते थे तो कंपनी क्या करती है, रिडक्शन करती है। जब कंपनी के बहुत हैवी प्रॉफिट्स आ गए एंड सफिशिएंट प्रॉफिट्स हैं तो कंपनी कहती है क्यों ना आउटसाइडर की लाइबिलिटी को मिट आउट किया जाए। बट कंपनी की इंटेंशन यहाँ पे आउटसाइडर की लाइबिलिटी को मिट आउट करना नहीं है। कंपनी की इंटेंशन है डायरेक्टली डिविडेंड देंगे तो फिर पैसा, फिर टैक्स लग जाएगा। तो एक काम करो, हम मिस्टर एक्स तुम्हें ना 50 रुपये का तुम्हें क्या कर रिडक्शन कर रहे हैं, 50 रुपये पर शेयर, तो 50 रुपये पर 50 रुपये इंटू 100, 5,000 रुपये का कंपनी ने बोनस डिविडेंड बांट दिया, और कंपनी ने सेक्शन 66 का सहारा लिया कि हम रिडक्शन कर रहे हैं। कंपनी ने सहारा लिया कि हम रिडक्शन कर रहे हैं। रिडक्शन का मतलब होता है कि आपका 100 रुपये का शेयर है, हम उसमें से 50 वापस कर दें। तो 50 वापस करना ये रिडक्शन होता है कि अब कंपनी की जो शेयर्स की वैल्यू बची वो 100 रुपये नहीं बची है, 50 रुपये बची। 100 रुपये के शेयर्स थे, सर्टिफिकेट मंगवाए, काटा उसको, उसमें 50 लिखा एंड 50 रुपये आपको वापस कर दिया। तो कंपनी की लेकिन इंटेंशन जो थी ना वो बैड थी। कंपनी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता चल गया कि बहुत सारे कंपनीज इसका सहारा लेती है, बाद में वो शेयर की वैल्यू बढ़ा देंगी एंड डिविडेंड बांटना है तो कंपनी ने शेयर की वैल्यू को रिड्यूस कर दिया और मेंबर को डिविडेंड बांट दिया। तो कहा कि कंपनी ने कहा अगर कोई कंपनी अपने शेयर कैपिटल को रिड्यूस कर रही है, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल अगर कर रही है और अमाउंट रिफंड कर रही है, तो रिफंड अमाउंट एक्सटेंड टू द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, ये क्या कहलाएगा, डिविडेंड कहलाएगा। आई कहानी समझ में? तो जितना आपने पैसा रिफंड किया है वो सारा का सारा पैसा आपके लिए डिविडेंड कहलाएगा। आई बात समझ में? देखो लिखा 2 clause 22 clause D, any distribution to its shareholder by company on the reduction of its capital to the extent to which company possesses accurate profit, ये कहलाएगा कंपनी के लिए डिविडेंड। समझता है? अफनान क्या सोच रहे थे इसके बारे में? कहाँ? यहीं थे? क्या पढ़ा है भैया? अच्छा क्या पढ़ा रहे बता दो। अच्छा क्या है ये प्रोविजन, क्या है? कुछ तो पढ़ा ही रहे हैं ना? बहुत बढ़िया भैया। क्या किया जाए इनका? रमन क्या करे? अरे हमारे साथ खुद ही वही हो रहा है यार। आओ नारायण, डिविडेंड टॉपिक पढ़ा रहे यार, उसमें 2 clause 22 clause D पढ़ा रहे।
तो अगर कोई कंपनी अपने मेंबर्स की शेयर कैपिटल को रिड्यूस करती है तो एक्सटेंड टू द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट हम उसको डिविडेंड मानेंगे एज पर इनकम टैक्स लॉ. Mr. X holding 100 shares in ABC Limited of 10 each and company has paid 5 रुपए per share in connection with the share capital. In this case, amounts received shall be considered to be dividend, but only to the extent of accumulated profit. समझता है बात को? है ना बच्चों? अब बात करते हैं वेरी 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 इंपॉर्टेंट सेक्शन जिसका मुझे था इंतजार, वो घड़ी आ गई. आ जाओ सर. सबसे पहली बात तो इसमें कवर कर रहे हैं सभी लोगों को नहीं, सिर्फ और सिर्फ क्लोजली हेल्ड कंपनी को. अब जय नाम तो मैम हमने पहली बार सुना है. क्लोजली हेल्ड कंपनी का मतलब होता है कि कोई भी ऐसी कंपनी जो कि एक प्राइवेट कंपनी है, कोई भी ऐसी कंपनी जो कि प्राइवेट कंपनी है एंड जिसमें पब्लिक एट लार्ज का इंटरेस्ट नहीं है. अब कितनी बार एग्जाम में एमसीक्यूज में यही आया है क्लोजली हेल्ड कंपनी क्या है. तो क्लोजली हेल्ड कंपनी मीन्स कोई ऐसी कंपनी जिसमें पब्लिक एट लार्ज का इंटरेस्ट ना हो, ऐसी कंपनी को हम लोग बोलते हैं क्लोजली हेल्ड कंपनी. ठीक है. अब यार ये क्या कह रहे हैं, कह रहे कोई भी क्लोजली हेल्ड कंपनी है और अगर उस कंपनी में मान लो ABC प्राइवेट लिमिटेड है तो कॉमन सेंस है कि इसमें पब्लिक एट लार्ज का इंटरेस्ट नहीं रहेगा, ये पब्लिक एट लार्ज में डील नहीं कर रही है. अब इस कंपनी में किसी पर्सन का है सब्सटैंशियल इंटरेस्ट. अब सब्सटैंशियल इंटरेस्ट कितना परसेंट होल्ड कर सब्सटैंशियल इंटरेस्ट होएगा. जज्बात तुम्हारे हम बदल देंगे यहाँ पे 10%. शब्द क्या यूज किया है यहाँ पे, 10% ही यूज किया है. अगर आपने 10% और मोर की होल्डिंग करके रखी है तो ये सपोज आपका उस कंपनी में सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है. हाँ, हमने हर जगह आपको 20% पढ़ाया, सर ने भी आपको 20% पढ़ाया होगा, क्योंकि सब्सटैंशियल इंटरेस्ट को मेंटेन करने के लिए आपके पास 20% की होल्डिंग होनी चाहिए. बट यहाँ पे कह रहे हैं अगर किसी पर्सन ने किसी क्लोजली हेल्ड कंपनी में भी 10% और मोर की होल्डिंग करी है, 10% और मोर की अगर होल्डिंग करी है, तो हम कहेंगे ये पर्सन का क्या है, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है. ठीक है. और अगर इस कंपनी ने किसी पर्सन को कोई एडवांसेस या लोन दिया है, लोन या एडवांस दिया है, तो एक्सटेंड टू द accumulated प्रॉफिट, ये क्या कहलाएगा, डिविडेंड कहलाएगा. बहुत कहानी है इसमें, बहुत कहानी है. अभी तो ये मोटा मोटी प्रोविजन है, अब इसके अंदर बहुत सारे पॉइंट्स है. देखो सेक्शन कितना बड़ा है, बुक में दिख रहा होगा, बड़ा सेक्शन है ना ये. तो 22 क्लॉज ये कहता है कि अगर कोई कंपनी क्लोजली हेल्ड कंपनी का मतलब जिसमें पब्लिक एट लार्ज का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट ना हो, एंड इस कंपनी में किसी पर्सन का अगर कोई सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है, तो सब्सटैंशियल इंटरेस्ट का मतलब क्या हुआ कि अगर 10% और मोर की किसी ने होल्डिंग करके रखी है तो सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है उसका. एंड इस कंपनी ने इस पर्सन को जिसका सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है, इस पर्सन को कोई लोन या एडवांसेस दिए हैं, तो एक्सटेंड टू द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसको डिविडेंड ट्रीट करेगा. अब आपके दिमाग में बहुत सारी बातें होंगी, जैसे मैम अगर ABC लिमिटेड एक लेंडिंग कंपनी है तो क्या डिविडेंड होएगा, नहीं. मैम ऐसा नहीं हो सकता है कि ये जो मिस्टर एक्स है ये कंपनी के सप्लायर हो और कंपनी ने जेन्युइनली इनको एडवांस दिया हो. और ऐसा हो सकता है PPC में एक पर्सन का इंटरेस्ट है, उसने 40% के शेयर परचेज करके रखे, लेकिन वो हमारा सप्लायर भी है. तो इन जनरल तो हम उससे क्रेडिट पे ही माल मंगवाते हैं, बट कभी कभी वो मेरे पास आके बोलते हैं कि मैडम ऐसा है, जैसे आपकी बुक्स जिससे मंगवाते हैं, आपकी जिससे बुक्स मंगवाते हैं वो पर्सन ने हमारी कंपनी में शेयर ले रखे, और वो पर्सन हमारे पास आता है और बोलता है मैडम कि आज यार आप एडवांस करवा दो 1 लाख रुपए, क्योंकि पेपर लाने आपने बुक्स का ऑर्डर दिया, हमारे पास पैसे नहीं है. एंड बीइंग अ बिजनेस पर्सन ऐसा हो जाता है, कभी कभी बिजनेस पर्सन के पास पूरा हाथ खाली होता है, पैसे नहीं होते.
तो उसके पास पैसे नहीं है, तो वो मेरे पास पैसे मांगने के लिए आया कि एडवांस पैसे दे दो, जब बुक का ऑर्डर डिलीवर करेंगे तो उसमें एडजस्ट कर लेना। मैंने कहा ठीक है यार। तो यार अगर ये एक लेंडिंग कंपनी है और अगर अपने किसी पर्सन को जिसका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, अगर उसको क्या कर रही है, ये लैंड कर रही है, तो ये सब कोर्स ये भी डिविडेंड नहीं होना चाहिए, तो ये इसका एक्सेप्शन बन जाएगा इस नियम का कि अगर ये लेंडिंग कंपनी है तो इसके ऊपर ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा। एंड अगर जेन्युइन ट्रेड एडवांस है, ऑफ कोर्स हो सकता है कि मिस्टर एक्स हमारा सप्लायर हो और इसका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट भी हो, बट अगर इस पर्सन ने हमारी कंपनी में पैसे होल्ड कर मतलब एडवांस लेके रखा हुआ है, सरकार ने मतलब जब ये प्रोविज़न नया नया आया, मुझे आज भी याद है ये प्रोविज़न जब नया नया आया, तो मैंने पहले बैच में पढ़ाया कि ठीक है कोई कंपनी अगर क्लोजली हेल्ड कंपनी है और उसने किसी भी पर्सन जिसका 10% का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, उसने उसको कोई ट्रेड एडवांस या कोई लोन वगैरह दिया, सॉरी ट्रेड एडवांस कोई लोन या एडवांसेस दिए, तो हम एक्सटेंड टू द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट डिविडेंड ट्रीट करेंगे। अगले सेशन में जब ये प्रोविजन आया तो पार्लियामेंट में बड़ी बहस हुई कि भाई ऐसा भी तो हो सकता है कि वो जेन्युइन ट्रेडर हो, सप्लायर हो और ये ट्रेड एडवांस हो, लेंडिंग कंपनी भी तो हो सकती है, और बहुत सारी बातें हुई। तो यहाँ पे कहा गया कि ये सब पर इसके कुछ एक्सेप्शंस भी बनेंगे कि अगर लेंडिंग कंपनी है तो इस केस में इसको हम नहीं मानेंगे डिविडेंड, अगर ट्रेड एडवांस है जेन्युइन तो हम इसको नहीं मानेंगे ये डिविडेंड है। ठीक है, देखो जरा ध्यान से। If a closely held company, also called company in which public are not substantially interested, has given any loan or advances to an equity shareholder who is holding not less than 10% of the voting power of the company, in such cases, such loan or advances shall be considered to be dividend in the hands of shareholder, but only to the extent of accumulated profit. फिर आगे कहते हैं, if the loan or advance has been given to any concerned partnership firm AOPBY in which such shareholder has substantial interest, such loan and advance shall also be considered to be dividend. तो किसी ऐसे कंसर्न को दिया गया जिसमें वो पर्सन शेयर होल्डर है और उसका इंटरेस्ट है, उसको भी हम मान लेंगे डिविडेंड। फिर आगे कहते हैं, if the loan and advance has been given to any person on behalf of such shareholder, it will also be considered to be dividend. यानी कि मिस्टर एक्स की वाइफ को अगर लोन मिला तो मिस्टर एक्स का कंपनी में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट था, मिस्टर एक्स की वाइफ को मिला, तो ये भी क्या कहलाएगा, डिविडेंड ही कहलाएगा। समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो? कुछ सोच रही थी, क्या सोच रही थी? वही तो बता रही हूँ, प्रोविजन में लिखा है अगर वाइफ को भी दे तब भी मानो, अब सरकार कह रही मानो तो मानो, नहीं मानोगी? काहे नहीं मानोगी? अरे सिंपल सी बात है, वाइफ हो या हस्बैंड, बात तो एक ही हो गई ना। वाइफ ने हस्बैंड ने इंटरेस्ट होल्ड किया है तो अल्टीमेटली वाइफ का भी तो इंटरेस्ट हो गया ना। अब हस्बैंड ने इंटरेस्ट होल्ड किया है और वाइफ को लोन मिल रहा है, तो कॉमन सेंस है, इसका मतलब इनडायरेक्टली वो ट्रांसफर कर रहे हैं उसको। बुद्धू हो क्या? अच्छा आप सुनो, तो इसका मतलब यहाँ तक कहानी समझ में आई कि अगर कंपनी ने कोई लोन दिया है किसी पर्सन को जिसका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, तो ये सब कोर्स ये लोन एंड एडवांस डिविडेंड ट्रीट किए जाएंगे। अब ये किसी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर हो सकता है, उस फर्म को दिया गया, या किसी हाउस होल्ड को दिया गया, या किसी अदर पर्सन को दिया गया, तो ये केस में जो इससे रिलेटेड है तो ये सबको तब भी इसको डिविडेंड मानेंगे। अच्छा, इस कंपनी ने मान लो पहले तो लोन एंड एडवांस दिए, मान लो फॉर एग्जाम्पल कंपनी ने मिस्टर एक्स को 6 लाख रुपीज़ का एडवांस दिया और बाद में कंपनी ने 10 लाख रुपए का डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया जेन्युइनली मिस्टर एक्स के खाते में। तो 6 लाख रुपए का ट्रेड एडवांस दिया, 6 लाख रुपए का एडवांस और लोन दिया था, इस 6 लाख रुपए को तुमने ऑलरेडी ट्रीट करके रखा है डिविडेंड ना, एंड बाद में कंपनी ने मिस्टर एक्स को 10 लाख रुपए का डिविडेंड दिया, तो इसका मतलब ये है कि भाई 6 लाख रुपए तो ऑलरेडी क्या करोगे, इसमें एडजस्ट करने के बाद 4 लाख रुपए का टैक्स लोगे, समझ रहे हैं? क्योंकि 6 लाख रुपए ऑलरेडी आप टैक्स लगा चुके हो। आई कहानी समझ में? समझा क्या? देखो, इफ एनी सच कंपनी where a loan had treated a dividend and subsequently the company had declared and distribute dividend to all its shareholders, including the borrowing shareholder, and dividends so paid is set off by the company against the previous borrowing. बोलो कहानी समझ में आई क्या? बोलो हाँ। If any such company has the business of lending as a substantial part of its business, in such cases the above provisions shall not apply. If trade advance is given to the shareholder
तो ये यहाँ पे कवर, इट विल नॉट बी कंसिडर टू बी डिविडेंड। बोलो कहानी समझ में आई? पक्का पक्का। अभी मुझे इस पे करवाने क्वेश्चन, बट ऑफ कोर्स आज मैं नहीं करवा सकती इस पे क्वेश्चन, तो अगली क्लास में मैं करवाऊंगी क्वेश्चन इस पे, एंड देन फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है? तो आज की सेवा यहीं तक के लिए, टाटा और बाय बाय। क्वेश्चन पढ़ के, टॉपिक पढ़ के आएंगे यार, है ना?